नमो नमः मित्रों। संस्कृत जी यूट्यूब चैनल पर मैं अंजू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की कक्षा में हम लोग हमारा अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम जो ग्रंथ है, जो कि टीजीटी की पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, इसका अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आज से हम सभी लोग अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम के ग्रंथ का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ कक्षा में जुड़ें और आपके जितने भी मित्र हैं सभी को वीडियो की लिंक शेयर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टीजीटी की परीक्षा के अनुमान दिख रहे हैं कि हो सकता है सितंबर लास्ट या अक्टूबर माह में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाए। तो इसीलिए हम लोग टीजीटी के अध्ययन जो ग्रंथ हैं और टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आज से हम लोग हमारा जो ग्रंथ रहेगा शिवराज विजयम। तो आज से हम लोग शिवराज विजयम जो हमारा ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास कृत, इसका अध्ययन आरंभ करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग शिवराज विजयम की भूमिका भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या कहें भूमिका भाग को ही लेकर आए हैं, जिसमें ग्रंथ परिचय, साथ ही साथ जो कवि या रचयिता है इनका परिचय लेकर के आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं शिवराज विजय जो क्या है। एक शिवराज विजयम जो अंबिका दत्त व्यास कृत उपन्यास है, एक उपन्यास है। और उपन्यास भी कैसा है, तो ऐतिहासिक उपन्यास है। जो शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखी हुई रचना है, यह क्या है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, तो आज की कक्षा में हम लोग शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास के सामान्य परिचय के विषय में जानेंगे। अर्थात आज हम सभी लोग जो ग्रंथ है शिवराज विजयम, इसके विषय में जानेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ग्रंथ होता है और जो कवि होता है, रचनाकार होता है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और भूमिका से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल ग्रंथ और उसके अंदर की जो व्याख्या है, श्लोक हैं या उसकी जो सूक्तियां हैं उसका अध्ययन कर लें, ऐसा नहीं है। उसकी भूमिका भाग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका भी अध्ययन आवश्यक है। तो चलिए हम लोग अध्ययन आरंभ करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो ग्रंथ हम सभी लोग जानते हैं, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं अर्थात लेखक जो हैं, वो कौन है? हमारे लेखक अंबिका दत्त व्यास। अर्थात जो शिवराज विजयम हमारा ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। ठीक, अब यदि इसके विषय में प्रश्न आपसे किया जाए कि यह किस विधा का ग्रंथ है, क्योंकि विधाएं भी पूछी जाती हैं। यदि प्रश्न किया जाए कि यह किस विधा का ग्रंथ है, तो आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, अब इसके विषय में और भी जानते हैं कि इसका जो विभाजन है, जैसे कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, यदि हम महाकाव्य की बात करें तो वो सर्गों में लिखा जाता है, नाटक की बात करें तो अंकों में लिखा जाता है। इसी प्रकार से यह जो हमारा ग्रंथ है शिवराज विजयम, इसका विभाजन किस में हुआ है? ठीक, तो इसका विभाजन जो है वो किस में हुआ है? तीन विराम, तीन विराम, किसमें? तीन विराम और 12 निश्वास, तीन विराम और 12 निश्वास। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि इसका जो विभाजन है वो तीन विरामों में हुआ है। और जो तीन विराम है, तो प्रत्येक विराम में, किसमें? प्रत्येक विराम में कितने कितने? प्रत्येक विराम में चार चार निश्वास हैं। कितने? चार चार निश्वास हैं। तो तीन विरामों में चार चार निश्वास हैं, अर्थात प्रत्येक विराम में चार निश्वास हैं, तो तीन विरामों में कितने हो जाएंगे हमारे? 12 निश्वास। ठीक, तो तीन विराम और 12 निश्वास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रंथ में यदि पूछा जाए कि शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है, शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शिवराज विजय। ठीक, शिवराज विजय अर्थात शिवाजी की विजय। तो विजय तभी प्राप्त होगी जब कोई वीरता के साथ लड़े,
और वीरता के साथ लड़ने वाले व्यक्ति का जो गुण होता है वह क्या होता है? वीरता। ठीक, तो ऐसे ग्रंथ में जो हमारा रस होगा वो कौन सा हो जाएगा? वीर रस। कौन सा? वीर रस। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका उपजीव्य क्या है। अर्थात जब हम कोई भी रचना लिखते हैं तो उसकी कहानी या जो उसके विषय में जानकारी है वो कहाँ से ली गई, यह होता है इसका उपजीव्य। तो शिवराज विजयम जो है वो इतिहास प्रसिद्ध है। कैसा है? इतिहास प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं हमारे इतिहास में वीर शिवाजी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी वर्णित है। उनके विषय में बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब विचार, यानी कि जो शिवाजी हैं उनका संपूर्ण जीवन वृत्त हमारा इतिहास है। क्या है? इतिहास है। जब हम इतिहास की कुछ घटनाओं को पढ़ते हैं तो उसमें शिवाजी का नाम बहुत ही प्रमुख है। क्या है? बहुत ही प्रमुख है। और अपने छात्र छात्राओं को भी बताते हैं, उनके अंदर प्रेरणा भरनी होती है, उत्साह भरना होता है, तो हम शिवाजी का ही उदाहरण देते हैं। ठीक, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो शिवराज विजय जो है नाम से ही शिवाजी अर्थात शिवाजी के जीवन वृत्त पर आधारित है, इसलिए कैसा हो जाएगा? इतिहास प्रसिद्ध। ठीक, अब इसका नायक जान लेते हैं। तो इसका जो नायक है, तो शिवराज विजय अर्थात शिवाजी की विजय, तो नायक कौन हो जाएगा? शिवाजी। शिवाजी ही इस ग्रंथ के नायक हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका जो कथानक है। कथानक क्या है? तो इसका जो संपूर्ण कथानक है वो शिवाजी का जीवन चरित्र है। अर्थात इस शिवराज विजयम के अंतर्गत संपूर्ण शिवाजी के ही जीवन वृत्त के विषय में वर्णन किया गया है। जैसे कि उनका जो द्वेष अर्थात औरंगजेब से उनका द्वेष था, शत्रुता थी, औरंगजेब से किस प्रकार से उनका युद्ध हुआ या किस प्रकार से उन्होंने यवनों के साथ में युद्ध किया और विजय को प्राप्त किया। ठीक, तो संपूर्ण जीवन वृत्त शिवाजी का ही इसमें वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम शिवराज विजयम के प्रमुख पात्र, क्योंकि यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें जिस ग्रंथ के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं उसके पात्रों के विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, उनमें से जैसे कि कोई 3 ऑप्शन दे दिए, चौथा किसी अन्य ग्रंथ का दे दिया, और आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा जो पात्र है वो शिवराज विजयम का नहीं है, तो इसलिए पात्रों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि शिवराज विजयम में पात्र कौन कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हैं शिवाजी, क्योंकि शिवाजी के विषय में ही यह ग्रंथ है हमारा, तो सबसे पहले नायक भी हैं ग्रंथ के। ठीक, उपन्यास के जो नायक हैं वो कौन है? शिवाजी। तो सबसे पहले नायक पात्र हैं शिवाजी। उसके बाद गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, फिर है योगीराज, सौवर्णी, सहाबुद्दीन, माल्य शीख, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी अर्थात जिसका नाम क्या है? रोशन आरा। क्या नाम है? रोशन आरा। ठीक है, इसके साथ साथ एक दो नाम यहाँ छूट गए हैं, आपको बता देते हैं। एक है देव शर्मा। क्या नाम है उनका? देव शर्मा। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट करते चलिए, जो शब्द नाम छूट गए हैं क्या हो जाएगा? देव शर्मा। ठीक है, और एक अगला है हमारा मुअज्जम। क्या हो जाएगा? मुअज्जम। ठीक है, तो ये सभी पात्र हमारे कहाँ के हैं? ये सभी पात्र हमारे शिवराज विजयम के हैं। ठीक है ना, अब इसमें से हम यह भी जान लेते हैं कि कौन से पात्र जो हैं वो शिवाजी की ओर हैं और कौन से हैं जो उनके विपक्ष में हैं। तो इसको भी जानते चलते हैं। तो यहाँ हमारा जो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं शिवाजी की तरफ कौन कौन है। तो गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सौवर्णी, माल्यश्री, रघुवीर सिंह और देव शर्मा। यह जो पात्र हैं यह सभी शिवाजी के पक्ष में है, और इनको छोड़कर बाकी जितने भी इसमें यहाँ जो पात्र दिए गए हैं वो सभी इनके विपक्ष में हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे की देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें कि शिवराज विजय, जो शिवराज विजय हमारा ग्रंथ है, शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था। ये शिवराज विजयम जो ग्रंथ है हमारा वो 1870 ईस्वी में लिखा गया था, जो काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है वो ईस्वी में किया जा रहा है। किसमें किया जा रहा है? ईस्वी में किया जा रहा है, ना कि संवत में। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिए कि जब ईस्वी दिया जाए तो आप लोग ईस्वी ध्यान रखेंगे और संवत दिया जाए तो संवत। तो शिवराज विजयम जो हमारा ग्रंथ है वो 1870 ईस्वी में लिखा गया था और जो कि काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक, अब हम जैसे कि अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं तो उनकी जो मृत्यु है सन 1900 में हो गई थी। कितने? सन 1900 में हो गई थी। और जो हमारा ग्रंथ है शिवराज विजयम वो 1901 में प्रकाशित हुआ था। तात्पर्य अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है, परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अंबिका दत्त व्यास के जन्म या मृत्यु, जो शिवराज विजयम ग्रंथ है उसका प्रकाशन कब हुआ था, अंबिका दत्त के मृत्यु से पूर्व या पश्चात। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है संस्कृत वाङ्मय का, अर्थात संस्कृत साहित्य का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वो कौन है? वो हमारा शिवराज विजय है। अर्थात शिवराज विजय जो ऐतिहासिक उपन्यास है वो संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का, अर्थात संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तात्पर्य शिवराज विजयम को ही यह कहते हैं, तो यह उसके सौभाग्य की बात है, या ऐसे मानेंगे कि यह शिवराज विजयम के लिए सबसे बड़ी बात है कि यह संस्कृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। तात्पर्य इससे पूर्व कोई भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा गया, इसलिए शिवराज विजयम संस्कृत साहित्य का सबसे प्रथम उपन्यास है। ठीक है, शिवराज विजयम की संपूर्ण कथा 3 विरामों और 12 निश्वासों में विभक्त है। जैसा कि अभी हम अध्ययन ऊपर कर चुके थे कि शिवराज विजयम जो है वो किसमें विभक्त है? तो 3 विरामों में विभक्त है। अर्थात इसकी जो संपूर्ण कथा है वो 3 विरामों में बांटी गई है, और 3 विरामों में भी कितने निश्वास हैं? तो 12 निश्वास हैं। ठीक है, और जैसा कि अभी हमने जान लिया कि प्रत्येक निश्वास में कितने कितने विराम, प्रत्येक विराम में कितने कितने निश्वास हैं? तो प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। तो 4 के साथ जब हम 3 का गुणा करते हैं अर्थात मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 3 12, अर्थात 3 विराम और 12 निश्वास हो जाते हैं। ठीक, तो संपूर्ण शिवराज विजयम की कथा 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। आगे देखते हैं हम। अब इसके कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर भी दृष्टि डालते चलते हैं कि शिवराज विजयम में 2 समानांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। ठीक, जो हमारा ग्रंथ है शिवराज विजयम, इस ग्रंथ में 2 समानांतर धाराएं अर्थात 2 कहानियां एक साथ चलती हैं, 2 घटनाओं का वर्णन एक साथ होता हुआ चलता है। ठीक है, तो एक जो घटना होती है उसके नायक होते हैं हमारे शिवाजी, और दूसरी जो घटना है उसके नायक होते हैं रघुवीर सिंह, जो कि शिवाजी के मित्र थे। तो 2 घटनाएं एक साथ चलती हैं, तो एक घटना के नायक होते हैं शिवाजी और दूसरी घटना के नायक रघुवीर सिंह होते हैं। और इसी कारण से जो रघुवीर सिंह हैं इनको हम उपनायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनायक। इन रघुवीर सिंह को हम उपनायक भी कहते हैं। शिवाजी क्या है? शिवाजी हमारे नायक हैं, तो रघुवीर सिंह क्या है? रघुवीर सिंह हमारे उपनायक हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग कि रघुवीर सिंह क्या हो जाएंगे? रघुवीर सिंह उपनायक हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्रश्न आपसे घुमा करके पूछ दिया जाए कि शिवराज विजयम के उपनायक कौन है, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए कि रघुवीर सिंह शिवराज विजयम के उपनायक हैं और वीर शिवाजी शिवराज विजयम के नायक हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं
कि शिवराज विजयम, जो शिवराज विजय ग्रंथ है, ऐतिहासिक उपन्यास है, उसका प्रधान रस, वीर रस जो है वो उसका प्रधान रस है। जो शिवराज विजयम है वह इस ऐतिहासिक उपन्यास का, यानी कि शिवराज विजयम जो ऐतिहासिक उपन्यास है इसका जो प्रधान रस है वो कौन सा रस है? वीर रस है। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, जहाँ युद्ध इत्यादि के वर्णन होते हैं उस ग्रंथ में वीर रस होता है। तो जैसे शिवराज विजय यानी कि शिवाजी की विजय, तो शिवाजी विजय कब प्राप्त करेंगे? जब युद्ध करेंगे, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन होगा। तो स्वाभाविक रूप से आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ जो रस है वो कौन सा हो जाएगा? हमारा वीर रस। ठीक, आगे देखते हैं कि विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। हालांकि यदि हम शिवराज विजयम की बात करें तो शिवराज विजयम में कोई एक प्रमुख अलंकार नहीं है कि ऐसा बोल सकें कि इस ग्रंथ में यह अलंकार है। किंतु यदि व्यास जी के प्रिय अलंकार की बात करते हैं तो व्यास जी का जो प्रिय अलंकार है वह कौन सा है? वह विरोधाभास है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंबिकादत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो आप लोग इस प्रश्न को भी ध्यान रखिए कि विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिवराज विजयम में रीति की बात कर लेते हैं। जो शिवराज विजयम हमारा ग्रंथ है, तो शिवराज विजयम में रीति कौन सी प्रयुक्त हुई है? तो शिवराज विजयम में पांचाली रीति प्रयुक्त हुई है। कौन सी रीति है? तो पांचाली रीति है। ठीक है, अगला पॉइंट है, व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। अर्थात ये जो ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ शिवराज विजयम व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ में अंबिकादत्त व्यास जी ने मुगल काल अर्थात मुस्लिम और यवन लोगों का जो समाज है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से यवनों ने या मुसलमानों ने उस समय कितनी क्रूरता और कैसा विध्वंस मचा रखा था, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन, सुंदर चित्रण शिवराज विजयम में व्यास जी ने किया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने ग्रंथ के विषय में या ग्रंथ के सामान्य परिचय को हम लोगों ने जान लिया है। अच्छा, एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, वो यहाँ लिखना भूल गए हैं, उसको भी जानते चलते हैं कि यह जो हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ है, यह जो हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ है, शिवराज विजयम ग्रंथ है, ठीक, इस ग्रंथ में गुण कौन कौन से हैं? इस ग्रंथ में गुण कौन से हैं? ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं ना, जो प्रत्येक ग्रंथ में कोई ना कोई गुण होते हैं, तो इसके गुणों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इस शिवराज विजयम ग्रंथ में ओज, ठीक, ओज, प्रसाद, ओज, प्रसाद और माधुर्य, ठीक है ना, ओज, प्रसाद और माधुर्य, इन तीनों गुणों का समावेश है। अर्थात अंबिकादत्त व्यास ने शिवराज विजयम ग्रंथ में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का प्रयोग किया है। ठीक, चलिए अब यहाँ ग्रंथ की विषय में हम लोगों ने संपूर्ण जानकारी ले ली है। अब क्योंकि इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? हमारे अंबिकादत्त व्यास। तो उनके विषय में भी महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रश्न बन सकते हैं या पूछे जाते हैं, उनके विषय में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम अध्ययन करेंगे अंबिकादत्त व्यास का परिचय, अर्थात उनके जीवन परिचय या संपूर्ण परिचय के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंबिकादत्त व्यास जो हैं उनके पितामह कौन हैं। पितामह आप जानते हैं, पितामह अर्थात दादाजी। तो उनके जो पितामह हैं वो कौन हैं? तो उनके पितामह हैं पंडित राजाराम। ठीक, अंबिकादत्त व्यास के पितामह का नाम है पंडित राजाराम। और यदि पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता कौन है? तो पिता हैं दुर्गादत्त। पिता कौन है? पिता हैं दुर्गादत्त। ठीक है, अब जो पंडित राजाराम थे उनके अन्य भी पुत्र थे। तो अंबिकादत्त व्यास के जो चाचा हैं, जो अंबिकादत्त व्यास के चाचा हैं, तो इनके चाचा का नाम है देवी दत्त। क्या नाम है? देवी दत्त। और अंबिकादत्त व्यास का एक पुत्र भी था, उस पुत्र का नाम है पंडित राधा कुमार व्यास। पंडित राधा कुमार व्यास अंबिकादत्त व्यास के पुत्र का नाम है। ठीक है, अब
यहाँ जो राजा राम है, पंडित राजा राम अर्थात अंबिकादत्त व्यास के पितामह जो हैं पंडित राजा राम, उनके दो पुत्र हैं। कितने? दो पुत्र हैं और दोनों का नाम क्या है? तो एक का नाम है दुर्गादत्त और दूसरे का नाम देवीदत्त। ठीक, तो एक पुत्र का नाम था दुर्गादत्त और दूसरे पुत्र का नाम था देवीदत्त। इनका जो गोत्र है, अंबिकादत्त व्यास का जो गोत्र है वो पराशर गोत्रीय है, यजुर्वेदीय पराशर गोत्रीय है और इसको त्रिप्रवर और भीड़ा वंश भी कहा जाता है। ठीक, अर्थात भीड़ा वंश के, क्योंकि राजस्थान के रहने वाले थे तो वहाँ भीड़ा वंश होता होगा कोई, तो वह भीड़ा वंश भी था। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप सभी लोग नोट करते चलिए, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी हैं। आगे जानते हैं कि जो इनका जन्म है, अंबिकादत्त व्यास का जो जन्म स्थान है, तो उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में। ठीक है ना, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के रावत जी की धूला नामक ग्राम के सिलावटी मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। एक बार फिर देख लीजिए, राजस्थान के जयपुर नामक जिले के रावत जी की धूला और मोहल्ला जो था इनका कौन सा था? सिलावटी मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। यह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग नोट करते चलिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। यदि केवल राज्य पूछा जाए तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो जयपुर। और जयपुर के किस ग्राम में या किस मोहल्ले में हुआ था? तो रावत जी की धूला नामक ग्राम के सिलावटी मोहल्ले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। जन्म स्थान हम लोग जान चुके हैं, तो अगला प्रश्न हमारा यह हो जाएगा कि जन्म समय क्या था। जो अंबिकादत्त व्यास हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो किस सन में या किस संवत में हुआ था? तो अंबिकादत्त व्यास जी का जन्म समय था चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था और संवत कौन सा था? हमारा संवत था 1915। ठीक है, 1915 संवत चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। और यही यदि इसको हम सन में पूछें, ये कौन से सन में हुआ था? तो सन 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो संवत भी पूछा जा सकता है और सन भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों ही तिथियां जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान रखिए, 1858 ईस्वी है और 1915 संवत है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी है और संवत 1915 ईस्वी 1858। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, जन्म के पश्चात अगला प्रश्न यह भी बन सकता है कि जो इनकी मृत्यु थी वह कब हुई? तो मार्गशीर्ष अर्थात जो हम हिंदी का जो हमारा महीना होता है जिसको हम अगहन भी कहते हैं, अर्थात मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी थी और दिन था सोमवार। ठीक, सोमवार के दिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, मार्गशीर्ष अगहन। ठीक है, संवत है 1957। संवत 1957 को इनकी मृत्यु हुई थी। यदि सन की बात की जाए तो सन कितना? 1900 ईस्वी। जैसा कि अभी हम लोगों ने जब इनकी जो शिवराज विजयम ग्रंथ का प्रकाशन था उसके विषय में अध्ययन किया था, तब यहाँ देख लिया था कि इनकी जो मृत्यु है वो सन 1900 में हुई है और शिवराज विजयम का जो प्रकाशन है वो सन 1901 में हुआ है। ठीक, इनकी कर्मस्थली अर्थात इनका जन्म तो राजस्थान के जयपुर जिले की रावत जी की धूला सिलावटी में हुआ, किंतु जो इनकी कर्मस्थली है, तो कर्मस्थली कहाँ है? काशी में इन्होंने अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया। कहाँ किया था? तो काशी में इन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इनका जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था, किंतु इन्होंने जो अध्ययन और अध्यापन किया वह काशी में किया। काशी अर्थात उत्तर प्रदेश में किया।
ठीक है। अब इनकी कुल रचनाएं हैं, जो रचनाएं इन्होंने लिखी हैं वो कुल रचनाओं की संख्या कितनी है, तो लगभग 78 इनकी कुल रचनाएं हैं। अब जो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला के हैं। किसमें है, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी हैं और हिंदी और संस्कृत दोनों में मिलाकर लगभग इन्होंने 78 रचनाएं लिखी हैं, अर्थात इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, जो कि हिंदी और संस्कृत दोनों में है, सिर्फ संस्कृत या सिर्फ हिंदी में नहीं है, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही इनकी कुल लगभग 78 रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब इनके कुछ जो संस्कृत रचनाएं हैं उनके विषय में भी जानते हैं। तो संस्कृत रचनाओं में हमारा शिवराज विजयम, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो हमारी टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम में भी रखा गया है, टीजीटी में। तो वह कौन सा है, शिवराज विजयम, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक, फिर एक सामवतम जो है नाटक है, क्या है, एक नाटक है जिसका नाम क्या है, सामवतम, और वह इन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में लिखा था। किसमें, 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सामवतम नाटक लिखा हुआ था, अर्थात 22 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सामवतम नाटक की रचना की थी। ठीक, इन दो ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत में रत्नाष्टक और कथा कुसुमम आदि ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाओं में भी जो विहारी विहार ग्रंथ है, जो कुंडलिया छंद में लिखा गया, यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन सा है, हिंदी रचनाओं में विहारी विहार। ठीक है, साथ ही इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया था। किसका, एक पत्रिका का भी संपादन किया था, और वह पत्रिका है पीयूष प्रवाह। कौन सी है, पीयूष प्रवाह पत्रिका है, और इसका संपादन भी अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा किया गया है। अब इनकी कुछ उपाधियां हैं, उनके विषय में भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने ग्रंथ लिखे और ग्रंथों में भी इतनी महत्वपूर्ण मतलब इतनी कुशलता थी कि इन्होंने अनेक जो उपाधियां थी उनको प्राप्त किया। तो इनकी उपाधियों के विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहली इनकी उपाधि है सुकवि। कौन सी है, सुकवि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इनको प्रदान की थी। सुकवि की उपाधि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अंबिका दत्त व्यास जी को प्रदान की गई थी, जो कि काशी कविता वर्धिनी सभा में इनको दी गई थी। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा काशी कविता वर्धिनी सभा में सुकवि की उपाधि से अंबिका दत्त व्यास जी को शोभित किया गया था, वह उनको प्रदान की गई थी। तो यह जो सभी उपाधियां हैं, इनके जो नाम है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि सुकवि की जो उपाधि थी वो किस सभा में दी गई थी, तो काशी कविता वर्धिनी सभा में दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दी गई थी। ठीक, अगली जो उपाधि थी इनकी वह है घटिका शतक। कौन सी है, घटिका शतक। अब घटिका शतक की उपाधि इनको क्यों दी गई थी, क्योंकि ये एक घड़ी में, कितने में, एक घड़ी में, और एक घड़ी अर्थात जो समय होता है वो लगभग 24 मिनट का समय होता है। तो एक घड़ी में यह 100 शतक माने 100 श्लोकों की रचना कर देते थे, 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। इसी कारण से इनको ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा में घटिका शतक की उपाधि से सुशोभित किया गया था। ठीक है, अगली जो इनकी उपाधि है वह है शतावधान। कौन सी है, शतावधान। शतावधान उपाधि क्या है कि यह 100 प्रश्नों को एक साथ सुनकर, कितने, 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर और उन प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में दे दिया करते थे, उसी क्रम में दे दिया करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोगों से 10 प्रश्न भी पूछे जाएं और उनके क्रम से उत्तर पूछे जाएं तो हम लोग वह भी नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो हमारे अंबिका दत्त व्यास जी थे वह 100 प्रश्न, कितने, 100 प्रश्न एक बार पूछे जाने पर उन प्रश्नों का उत्तर भी उसी क्रम में दिया करते थे। इसी कारण से इनको शतावधान की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगली उपाधि है इनकी भारत रत्न। कौन सी है? भारत रत्न, जो कि काशी की महासभा में दी गई। भारत रत्न की उपाधि काशी की महासभा में दी गई। अच्छा, आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जो सुकवि की उपाधि है वो काशी कविता वर्धिनी सभा में दी गई थी और भारत रत्न की उपाधि काशी की महासभा में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए सुकवि की उपाधि इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दी गई। ठीक। अच्छा, अगली इनकी जो उपाधि है वह अभिनव बाण। कौन सी है? अभिनव बाण। तो एक प्राचीन समय में एक बाण भट्ट नामक कवि हुए हैं और इनको इनकी रचनाओं के कारण इनको आधुनिक बाण भी कहा गया। अभिनव बाण अर्थात आधुनिक बाण, क्योंकि इनकी रचनाएं भी बाण भट्ट के समान ही अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी हुई, इसलिए इनको आज के समय का बाण भट्ट कह दिया गया। तो इनको अभिनव बाण की उपाधि से भी सुशोभित किया गया। भारत भूषण की उपाधि से भी ये सुशोभित थे और साथ ही महाकवि की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक, तो यह थी इनकी महत्वपूर्ण उपाधियां। अब उपाधियों के पश्चात आगे बढ़ते हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रणेता थे अंबिकादत्त व्यास। तो शिवराज विजयम जो हमारा एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके लेखक या रचनाकार या प्रणेता कौन थे? अंबिकादत्त व्यास थे, जो कि प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। जैसा कि हमने अभी जब शिवराज विजयम ग्रंथ के विषय में चर्चा की थी, तब वहां यह चर्चा कर ली थी कि जो हमारा शिवराज विजयम ग्रंथ है वो ऐतिहासिक उपन्यास तो है, किंतु संस्कृत साहित्य का, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। और जिसके रचनाकार या लेखक कौन है? तो अंबिकादत्त व्यास जी हैं। बिहारी विहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। देखिए, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इस प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है कि व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय किस ग्रंथ में लिखा है? तो यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आप लोग नोट अवश्य करते चलिए। तो व्यास जी ने अपना संक्षिप्त रूप में जो जीवन परिचय लिखा है वो हिंदी की बिहारी विहार रचना के अंतर्गत लिखा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। ये देखिए, सभी जितने पॉइंट हमारे यहाँ लिखे हुए हैं ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को भी यहाँ पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था, वो किस अवस्था में किया था? अर्थात किस अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इसलिए आप लोग सभी ध्यान से अध्ययन कीजिए। तो लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। प्रश्न घुमाकर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने किस सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था? तो यह भी ध्यान रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना व्यास जी ने की। अब यहाँ एक समाज की स्थापना भी व्यास जी के द्वारा की गई है, वह उसका नाम क्या है? संस्कृत संजीवनी समाज। यानी संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी व्यास जी के द्वारा की गई। अब यह यहाँ पर भी देखिए अब कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि किस समाज की स्थापना व्यास जी के द्वारा की गई? तो संस्कृत संजीवनी समाज। ठीक है, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना व्यास जी ने कहाँ की? प्रश्न हो सकता है ना कि कहाँ की, तो यह भी ध्यान रखने योग्य है कि बिहार में। कहाँ की है? बिहार में। अच्छा, अब एक छोटा सा पॉइंट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉइंट आ गया है तो इस पर दृष्टि डालते चलते हैं कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ। अंबिकादत्त व्यास जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में इनका जन्म हुआ।
किंतु जो इनकी कर्म स्थली थी, वो इनकी कर्म स्थली कहाँ रही? कर्म स्थली रही इनकी काशी। कौन से स्थान पर रही? काशी, जो कि कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो काशी इनकी कर्म स्थली रही, जन्म स्थान इनका राजस्थान में था। और साथ ही साथ अगला प्रश्न यहाँ पर अगले जो स्थान है वो कि संस्कृत संजीवनी समाज की जो स्थापना थी वो इन्होंने कहाँ पे की? तो बिहार में की। ठीक है ना? तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और मैं तो कहती हूँ आप सभी नोट करते चलिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट हमारा है कि व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। कि आजकल के समय में जिस उम्र में बालक सिर्फ प्ले ग्रुप या फिर सेकंड थर्ड क्लास में होते हैं, अर्थात 10 वर्ष की आयु, जो कि बहुत ही कम उम्र होती है क्योंकि बालकों में इतनी बुद्धि भी नहीं आती है। इस 10 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने काव्य रचना करना आरंभ कर दिया था। तो सोचिए कि पहले के जो हमारे लेखक होते थे, रचयिता होते थे, कवि होते थे, वो कितने ही विद्वान और पारंगत होते थे कि वो बहुत ही अल्पायु में ही काव्यों की रचना करने लगते थे। ठीक, तो व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में केवल काव्य रचना आरंभ कर दी थी। आगे देखते हैं इसी में आगे, क्योंकि ये सभी संपूर्ण जो जानकारी है वो अंबिकादत्त व्यास के जीवन काल से संबंधित है। ठीक, तो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये अंबिकादत्त के परिचय के विषय में कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको लिख रखा है और आप लोग अध्ययन अच्छे से करते रहिए। कि व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। ठीक, इसका अध्ययन हालांकि हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि शिवराज विजय जो कि व्यास जी ने 1870 ईस्वी में लिखा था, किंतु उसका जो प्रकाशन था वो काशी से 1901 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1901 ईस्वी में। और अंबिकादत्त व्यास की जो मृत्यु थी वो सन 1900 में हो गई थी। इस कारण से इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद हुआ था, अर्थात जो शिवराज विजयम था उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। कि जो अंबिकादत्त व्यास जी हैं वो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक रहे। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं कि वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी की विशेष रुचि रखते थे। जो व्यास जी थे वो सिर्फ साहित्य रचना ही नहीं, अध्ययन अध्यापन ही नहीं, उसके अतिरिक्त चित्रकारिता, अश्वारोहण अर्थात घुड़सवारी, संगीत और शतरंज में भी अपनी विशेष रुचि रखते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकते हैं कि जो अंबिकादत्त व्यास जी हैं वो साहित्य के अतिरिक्त अन्य किन किन चीजों में रुचि रखते थे? तो आप लोग ध्यान रखिए, चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज। ठीक, इन सभी क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि रही है। साथ ही सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। अर्थात सितार, हारमोनियम, जलतरंग और मृदंग जो थे वाद्य यंत्र, वो इनके प्रिय वाद्य यंत्र थे, अर्थात उनको बजाना भी इन्हें बहुत पसंद था। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के ज्ञाता थे। देखिए कि व्यास जी जो थे वो हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी और बंगला भाषा को भी जानते थे, उसके भी ज्ञाता थे, विशेषज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं कि न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। अर्थात जो अंबिकादत्त व्यास जी हैं वो न्याय दर्शन, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो हमारे दर्शन दो प्रकार के होते हैं, भारतीय दर्शन और उन भारतीय दर्शनों के जो आस्तिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन जो है उसमें न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन इत्यादि जो हैं, तो न्याय, व्याकरण और वेदांत दर्शन में भी इनकी अच्छी गति थी। आगे देखते हैं कि एक घड़ी क्या लगभग 24 मिनट, एक घड़ी क्या होता है? लगभग
24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। अभी जब हमने उपाधियों के विषय में अध्ययन किया था तब वहाँ ये जाना था कि जो घटिका शतक की उपाधि है वो व्यास जी को क्यों दी गई है कि वो एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। हम लोगों से 24 मिनट में 100 श्लोक पढ़ना मुश्किल होता है और अंबिका दत्त व्यास जी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर दिया करते थे। अब श्लोक आप सभी जानते हैं जिसमें अलंकार, छंद इत्यादि, रस इत्यादि सभी का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पंक्ति लिख दी हो गया श्लोक, ऐसा नहीं है। लय, छंद इत्यादि सभी कुछ देखना पड़ता है और फिर भी वो 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। इसी कारण से उनको घटिका शतक की उपाधि दी गई। 100 प्रश्नों को एक ही साथ सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। ठीक, तो शतावधान की जो उपाधि थी वह उनको क्यों दी गई थी कि यदि उनसे 100 प्रश्न पूछे जाते थे तो वो 100 प्रश्न एक बार में सुनकर, सभी 100 प्रश्न एक बार में सुन लेते थे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देते थे जिस क्रम में उनसे पूछे जाते थे। इस अद्भुत क्षमता होने के कारण ही उन्हें शतावधान की उपाधि से सुशोभित किया गया था, अर्थात उनको प्रदान की गई थी। ठीक, 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 अर्थात 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक नववर्षीय पुत्र, एक कन्या और पत्नी को असहाय छोड़कर पंच तत्व को प्राप्त हो गए। अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में संवत 1957 और जो महीना था वो कौन सा था? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी दिन सोमवार संवत 1957 और सन की बात की जाए तो सन लगभग ईस्वी 1900 ईस्वी में अपने पीछे, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो अपने पीछे उन्होंने एक नववर्षीय पुत्र अर्थात 9 वर्ष का पुत्र, एक कन्या और अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर वह पंचतत्व को प्राप्त हो गए, तात्पर्य उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे शिवराज विजयम ग्रंथ से संबंधित और अंबिका दत्त व्यास के जीवन से। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो इनका जन्म था वह जन्म कब हुआ था? संवत 1915 चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी और संवत था 1915, जिसको हम सन की बात की जाए तो सन 1858। ठीक, अच्छा यह भी ध्यान रखिए जब सन पूछा जाता है तो सन किस प्रकार से करेंगे और संवत किस प्रकार से, कि जो सन होता है सन में यदि संवत पूछा जाए, सन हमने सन दे दिया सन 1900 में, सन 1900 और इसी को हम यदि संवत में किया है तो जो भी सन होती है सन के साथ हम 57 जोड़ देते हैं तो हमारी संवत आ जाती है। ठीक, और यदि संवत के स्थान पर यदि हम शक संवत की बात करें तो इसी सन में से हम क्या करेंगे 78 घटा देंगे और हमारी शक संवत हो जाएगी। ठीक, यदि संवत की बात की जाए तो 57 प्लस करेंगे और शक संवत की बात की जाए तो 58 माइनस करके हम अपने सन के हिसाब से संवत निकाल लेंगे। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिए। यदि संवत और सन, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन करने वाली चीजें होती हैं सन और संवत, इनका जो जन्म था वो संवत 1915 सन 1858 और मृत्यु जो थी इनकी वो संवत 1957 ईस्वी 1900 में हुई थी। तो वैसे हालांकि हम काफी सारे और भी पॉइंट्स बना के लाए थे, अर्थात जो हमारी आगे की कक्षा में पढ़ने योग्य है, जैसे कि शिवराज विजयम का कथानक था, पात्र चित्रण इत्यादि भी हम लोग लेकर आए थे, किंतु समय काफी हो रहा है इसलिए आज की कक्षा हम यहीं रखते हैं। आप सभी को कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और प्रतिदिन शिवराज विजयम की कक्षा चलेगी, इसलिए आप लोग वीडियो की लिंक को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कक्षा कैसी लगी और यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।